नमस्कार। आज हम बिजली की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावर फैक्टर करेक्शन की। चलिए, इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि बिजली के बिल का एक अच्छा खासा हिस्सा ऐसी एनर्जी के लिए जा सकता है जो असल में कोई काम ही नहीं कर रही? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन कई इंडस्ट्रीज और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए ये एक रोज की हकीकत है। देखिए, कई फैसिलिटी मैनेजर्स के लिए ये एक आम पहेली होती है। एक ऐसा बिजली का बिल जो हो रहे काम के मुकाबले कहीं ज्यादा लगता है। उपकरण भी बेवजह गर्म हो रहे हैं और बिल में डिमांड चार्जेस तो मानो आसमान छू रहे हैं। ये सब एक छिपी हुई समस्या की ओर इशारा करते हैं, जिसे सुलझाया जा सकता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, बात यह है कि वो कितनी कुशलता से इस्तेमाल हुई। जब किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, एक तय सीमा से नीचे गिरती है, तो बिजली कंपनियां इस बर्बादी के लिए जुर्माना वसूलती हैं। तो ये पावर फैक्टर आखिर है क्या भला? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान और मजेदार उदाहरण लेते हैं। यकीन मानिए, ये इस मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देगा। तो देखिए, किसी भी एसी सर्किट में तीन तरह की पावर होती है। पहली है रियल पावर। ये वो पावर है जो असल काम करती है, मतलब मशीनें चलाती है, लाइट जलाती है। दूसरी है रिएक्टिव पावर। ये वो पावर है जो मोटर्स की मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने के लिए जरूरी है, पर खुद को एक काम नहीं करती। और तीसरी है अपैरेंट पावर, जो इन दोनों का टोटल है, जिसकी सप्लाई बिजली कंपनी करती है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, बियर का उदाहरण। सोचिए, रियल पावर यानी किलोवाट वो असल बियर है जिसे हम पीना चाहते हैं। रिएक्टिव पावर यानी केवीएआर उस मग का झाग है जो जगह तो घेरता है पर किसी काम का नहीं। और अपैरेंट पावर यानी केवीए पूरा का पूरा मग है, बियर और झाग दोनों मिलाकर। बिजली कंपनी तो पूरा मग सप्लाई करती है और पैसे भी पूरे मग के ही लेती है, लेकिन काम तो सिर्फ बियर ही आती है ना। तो पावर फैक्टर एक तरह से सिस्टम का स्कोर कार्ड है। ये बस असली बियर और पूरे मग का अनुपात है। मकसद ये है कि मग में झाग कम से कम हो, यानी पावर फैक्टर को 1.1 के सबसे करीब लाया जाए। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि समस्या क्या है। अब जरा ये समझते हैं कि ये होती क्यों है। इस झाग यानी रिएक्टिव पावर की जड़ में है इंडक्टिव लोड्स। इंडस्ट्रीज में लगी बड़ी बड़ी मोटरें, ट्रांसफॉर्मर, वेल्डिंग मशीनें, ये सब इंडक्टिव लोड हैं। इन्हें चलने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, और बस इसी मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के चक्कर में करंट और वोल्टेज की तरंगों का तालमेल वो बिगड़ जाता है। इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। बाईं तरफ देखिए, एक हीटर जैसे सिंपल उपकरण में वोल्टेज और करंट की तरंगें एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, वो इन फेज हैं। लेकिन दाईं ओर एक मोटर में आप साफ देख सकते हैं कि करंट की तरंग थोड़ी पीछे रह गई है, वो वोल्टेज से लैग कर रही है। इस देरी को आप एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जड़ता कह सकते हैं। जैसे ही मोटर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो कुछ पल के लिए करंट के बहाव को रोकता है, और यही छोटी सी मिलीसेकंड की देरी उस सारी बर्बादी की जड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, आप समस्या और उसके कारण से आगे बढ़कर सीधे समाधान की बात करते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस समस्या को ना सिर्फ ठीक किया जा सकता है, बल्कि इससे अच्छी खासी बचत भी होती है। इसका समाधान बहुत सीधा है। ग्रिड से झाग यानी रिएक्टिव पावर खींचने के बजाय उसे अपनी ही फैक्ट्री में बना लिया जाए, और ये काम करते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर रिएक्टिव पावर के एक लोकल सप्लायर की तरह काम करते हैं, जो मोटर की मांग को तुरंत वहीं का वहीं पूरा कर देते हैं और ग्रिड पर बोझ खत्म कर देते हैं। आइए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैसिलिटी है जो 1000 किलोवाट रियल पावर इस्तेमाल करती है। उसका मौजूदा पावर फैक्टर सिर्फ 0.70 है, और जाहिर है वो इसे सुधार कर 0.98 करना चाहते हैं ताकि जुर्माने से बच सकें। अब ये कैलकुलेशन शायद देखने में थोड़ी मुश्किल लगे, पर असल में ये 3 आसान स्टेप्स में हो जाती है। सबसे पहले हम मौजूदा और टारगेट पावर फैक्टर से जुड़े एंगल्स का पता लगाते हैं। फिर हम उन दोनों एंगल्स के टेंजेंट्स निकालते हैं, और आखिर में इन वैल्यूज को एक सीधे से फॉर्मूला में डालकर जरूरी कैपेसिटर का साइज निकाल लेते हैं। और हमारी केस स्टडी के लिए कैलकुलेशन से पता चलता है कि उन्हें 817 kVAr का कैपेसिटर बैंक चाहिए होगा। ये एक सटीक समाधान है जो उनकी इस खास समस्या को पूरी तरह से हल कर देगा।
लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के दौर में एक नई चुनौती भी सामने आ गई है। ये समझना जरूरी है कि ये टॉपिक समय के साथ कैसे बदला है। देखिए, पहले समस्या सिर्फ मोटर्स जैसे लोड की थी, लेकिन आज हमारे पावर सिस्टम में कंप्यूटर, एलईडी लाइट्स और वीएफडीज जैसे नॉन लीनियर लोड भरे पड़े हैं। ये उपकरण एक नई तरह की समस्या पैदा करते हैं, जिसे कहते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि पावर फैक्टर अब दो तरह का हो गया है। पहला है डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। ये पुरानी क्लासिक समस्या है जिसे कैपेसिटर ठीक कर देते हैं। और दूसरा है डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर। ये एक आधुनिक समस्या है और इसके लिए एक्टिव फिल्टर जैसे ज़्यादा एडवांस्ड समाधानों की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। अगर किसी सिस्टम में हार्मोनिक ज़्यादा हैं और उसमें सिर्फ एक सामान्य कैपेसिटर लगा दिया जाए तो अनजाने में रेजोनेंस पैदा हो सकता है, जो उपकरणों को ख़राब कर सकता है और समस्या को और भी बिगाड़ सकता है। इसलिए इलाज से पहले बीमारी को सही ढंग से समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए, अब वापस अपनी शुरुआती बात पर आते हैं, यानी लागत और बर्बादी, और देखते हैं कि पावर फैक्टर ठीक करने से क्या-क्या ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। ज़रा इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि जैसे जैसे पावर फैक्टर गिरता है, केबलों में गर्मी के रूप में बर्बाद होने वाली एनर्जी तेज़ी से बढ़ती है। 0.7 के पावर फैक्टर पर लगभग दोगुनी एनर्जी बर्बाद हो रही है। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, ये उपकरणों की उम्र भी कम कर रहा है। तो निचोड़ ये है कि पावर फैक्टर को ठीक करने के फायदे सिर्फ पेनल्टी बचाने से कहीं ज़्यादा हैं। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ज़्यादा कुशल बनता है, ट्रांसफार्मर पर लोड कम होता है, उपकरण ठंडे रहते हैं और ज़्यादा चलते हैं, और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट भी घटता है। तो अंत में मैं आपको उसी सवाल पर छोड़ जाता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अपने बिजली के बिल को देखिए और खुद से पूछिए, असल में कितनी बियर पी जा रही है और कितने झाग के लिए भुगतान किया जा रहा है।